आजादी के कई महानायकों से देश आज भी अनजान है। ऐसे ही एक नायक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। लंदन में इंडिया हाउस बनाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वीर सावरकर, बीकाजी कामा, वीएन चैटर्जी, लाला हरदयाल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा था। ऐसे आंदोलनकारी की आखिरी इच्छा आजादी के 56 बरस तक अधूरी रही। नरेंद्र मोदी ने जब श्यामजी कृष्ण वर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी, तब देश महान बलिदानी की कहानी जान पाया। क्रांति तीर्थ मांडवी, कच्छ, गुजरात, जिन्होंने अंग्रेजों के गढ़ में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया, ये उन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा का स्मारक है। ये मेमोरियल आजादी के उस महानायक को नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी सेना तैयार की थी, लेकिन आजादी के बाद ये देश उस महानायक को भूल गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ के मांडवी में हुआ था। कई राज्यों में दीवान का काम करने के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलॉजिस्ट जैसे संगठनों की स्थापना की। साल 1905 में अंग्रेज सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया, जिसके बाद वो पेरिस चले गए। फिर वहां से स्विट्जरलैंड के जिनेवा वो पहुंचे, जहां 30 मार्च 1930 को श्यामजी का निधन हो गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी आखिरी इच्छा जताते हुए कहा था कि उनकी अस्थियां भारत भेज दी जाएं, लेकिन उनकी यह इच्छा आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी अधूरी रही। नरेंद्र मोदी ने जब यह बात जानी तो उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के लिए अभियान शुरू किया। 2003 में नरेंद्र मोदी ने आजादी के महानायक की आखिरी इच्छा पूरी की। 22 अगस्त 2003 को नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा गए। वहां की सरकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां उन्होंने ग्रहण की और खुद कंधे पर रखकर वो अस्थि कलश लेकर भारत आए। देश पहुंचने पर मोदी ने पूरे गुजरात में भव्य वीरांजलि यात्रा आयोजित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा की जन्मभूमि पर नरेंद्र मोदी ने मेमोरियल बनवाया। क्रांति तीर्थ नाम से बने संग्रहालय की आधारशिला 4 अक्टूबर 2009 को रखी गई। 13 दिसंबर 2010 को नरेंद्र मोदी ने यह संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया। महान क्रांतिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी याद करते हैं, खुद को सौभाग्यशाली कहते हैं। 1930 में देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति, जिसकी एकमात्र इच्छा थी कि आजाद भारत की धरती पर मेरे अस्थि जाएं, ताकि आजादी का जो मेरा सपना है, मैं नहीं, मेरे अस्थि अनुभव कर ले, और कोई अपेक्षा नहीं थी। 15 अगस्त 1947 के दूसरे दिन ये काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। 2003 में 73 साल के बाद उन अस्थियों को हिंदुस्तान लाने का सौभाग्य मुझे मिला। नरेंद्र मोदी नई लकीर पर चलने वाले लीडर हैं। उनके वर्क स्टाइल से लोग चौंकते हैं, क्योंकि मोदी वो कर गुजरते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता। जिस काम में जोखिम की मात्रा ज्यादा होती है, नरेंद्र मोदी को वही पसंद आता है। क्या कोई भी सोच सकता था कि 3 तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे का हल निकाला जा सकता है? मगर नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए 3 तलाक जैसी कुरीति का अंत कर दिया। मुस्लिम महिलाओं ने इस दकियानूसी प्रथा के खिलाफ जब मुहिम शुरू की, तभी से पीएम मोदी ने साथ देना शुरू किया। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है। उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। अक्टूबर 2015 में उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया। शायरा को उनके पति ने 15 साल की शादी के बाद तलाक दिया था, वो भी लिखकर।
सर्वोच्च अदालत में 3 तलाक पर 5 जजों ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है। आज के इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश करवाया। साल 2017 में लोकसभा में कानून पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध से मामला अटक गया। हालांकि ट्रिपल तलाक पर जब कानून बनाने की पहल हो रही थी, तब चौंकाने वाले मामले सामने आने लगे। मई 2019 में उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली शीबा को उसके पति इमरान हुसैन ने एसएमएस भेजकर तलाक दिया। तलाक से पहले दहेज की मांग को लेकर शीबा को इमरान ने घर से निकाल दिया था। जनवरी 2018 में यूपी के कौशाम्बी में एक आदमी ने शराब के नशे में पत्नी को फोन करके तलाक दे दिया था। 2019 में ही हरियाणा के भिवानी में एक फौजी ने चिट्ठी लिखकर पत्नी को तलाक दिया था। वो इस बात से खफा था कि बीवी ने उससे घर खर्चे के लिए पैसे मांगे थे। जुलाई 2019 में हैदराबाद में 29 साल की हुमा सायरा को उसके 62 साल के शौहर ने व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया। मार्च 2019 में गुजरात की रहने वाली सहर बानो को उसके पति ने फेसबुक पोस्ट लिखकर तलाक दे डाला। इस बीच नरेंद्र मोदी 2019 में प्रचंड बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बने। ट्रिपल तलाक के खिलाफ उन्होंने फिर से मिशन शुरू किया। जुलाई 2019 में पीएम मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ ऐतिहासिक कानून बनवा दिया। चाहे ट्रिपल तलाक रहा हो, चाहे और भी जितने भी सुधार के रहे हो, ये इस तरह का ये जो एक क्रिमिनल और कम्युनल क्रूर करतूत थी, क्राइम था ये, और इस क्राइम को करेक्ट किया गया। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जिस तरह से उनके साथ ट्रिपल तलाक के नाम पर जो है वो एक भद्दा मजाक हो रहा था, वो कंट्रोल हुआ। मोदी सरकार के बनाए कानून से एक बार में 3 तलाक, जिसे तलाक बिद्दत कहते हैं, गैर कानूनी हो गया। ट्रिपल तलाक देने वाले को 3 साल तक की जेल और जुर्माने का दंड तय किया गया। साथ ही तलाकशुदा महिला को भरण पोषण और बच्चों की कस्टडी का अधिकार दिया गया। समाज में सुधार के प्रयास हों या फिर करप्शन पर जोरदार प्रहार, पीएम मोदी के ज्यादातर फैसले नई मिसाल पेश करते हैं। वक्फ बिल में सुधार कोई आसान काम नहीं था। वोट बैंक की राजनीति ने हर बार सुधार में अड़ंगा लगाया। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ को दुरुस्त करने का संकल्प जब लिया, तब भी विरोध हुआ। सालों से चली आ रही वक्फ की परंपरा में तब्दीली न मुस्लिम संगठनों को मंजूर थी, न ही कई राजनीतिक दलों को। फिर भी नरेंद्र मोदी वक्फ बिल में संशोधन करने में कामयाब हुए। आखिर उन्होंने इतने सेंसिटिव और पेचीदा मामले को कैसे सुलझाया? क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान? शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया? आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया। लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? असदुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं तो गजब ढाते हैं। रैली हो या संसद, जब ओवैसी गरजने लगते हैं तो बेकाबू हो जाते हैं। संसद में जब वक्फ बिल पर बहस हो रही थी, तब भी उन्होंने सीमा लांघ दी। वक्फ बिल के पन्ने फाड़कर ओवैसी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। उन्होंने बिल का विरोध करते करते बीजेपी को मुसलमान विरोधी कह डाला। मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। शायद ओवैसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ में सुधार की पहल मुसलमानों से 3 साल की चर्चा के बाद की थी। वक्फ में सुधार से पहले पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन साहब के साथ मिलकर मंथन किया था। पीएम मोदी ने यह बात खुद देश को बताई। जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया, तो सबसे पहले मैंने
सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा, तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। वक्फ में समय समय पर सुधार होता रहा है। इस्लाम के साथ भारत में आए वक्फ बोर्ड को औपचारिक तौर से ब्रिटिश हुकूमत ने 1913 में शुरू किया। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बना। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वक्फ एक्ट 1954 के तहत चलता रहा। साल 1995 में वक्फ एक्ट में नरसिम्हा सरकार ने कई सुधार किए। इसके बाद सच्चर कमेटी और जस्टिस सुभान राव कमेटी ने वक्फ में सुधार की सिफारिशें की। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वक्फ संशोधन अधिनियम ले आए। नवंबर 2013 में कानून बना और लागू हुआ, लेकिन वो भी कागजी सुधार साबित हुआ। पहले के बने कानून से भूमाफिया और मुस्लिम कट्टरपंथी मालामाल हो रहे थे, जबकि वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जिसे मुसलमान परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए दी जाती है। वक्फ की गई संपत्ति का मालिक सिर्फ अल्लाह को माना जाता है। लेकिन वक्फ के नाम पर कैसे कब्जा होता था, इसे एक बोहरा मुसलमान की ज़बानी सुनिए। भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया। 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। देश में वक्फ संस्थानों के पास 6 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ की जमीन का जो अनुमान है वो 8 लाख एकड़ से ज्यादा का है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों से ज्यादा आंकी जाती है। वक्फ संस्थाओं के पास मस्जिदें, मदरसे ही नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर बहुमंजिला इमारतें तक हैं। वक्फ के स्वयंभू ठेकेदारों के मनमाने दावों के कहने ही क्या थे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन ने महाकुंभ पर होश उड़ाने वाला दावा ठोक दिया था। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जिस कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता है, जिसका यशगान 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने कर रखा है, जहां करोड़ों सनातनियों की आस्था उमड़ती है, उस पर वक्फ का दावा करना समझ से परे था। मौलाना रिजवी की बातों को किसी ने भाव तक नहीं दिया। वक्फ अधिनियम 2025 लागू होने के बाद से ऐसे दावे खुद ब खुद बेमानी हो गए। वक्फ जो है वो एक संविधान, एक संसदीय कानून था। उस संसदीय कानून को इन्होंने कहा कि ये तो आसमानी कानून है, ये तो है जो है ज़मीन का कानून है ही नहीं है। और जो इस तरह के जो है वो लूट लॉबी थी, वक्फ के नाम पर जो लूट लॉबी थी, उस लूट लॉबी ने जो है वो पूरे के पूरे इस वक्फ सिस्टम के नाम पर जो है वो जिस तरह से जो है उसको सांप्रदायिक उस पर कलर चढ़ा दिया था, तो कोई टच नहीं करता था। वक्फ की तरह नागरिकता संशोधन विधेयक में बड़ा रिस्क था। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जमकर राजनीति की गई, लेकिन मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ किया
जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे। सीएए के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुसे और तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत लाल किले की प्राचीर से बता चुके हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताया। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना। देश में धोखे से धर्मांतरण की इजाजत किसी को नहीं, लेकिन भारत के नक्शे पर कई इलाके धर्मांतरण के हॉटस्पॉट के तौर पर जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने धर्मांतरण के इंटरनेशनल नेटवर्क का हुक्का पानी बंद कर दिया। 22 अगस्त 2025 प्रवर्तन निदेशालय की 31 टीमें एक साथ एक्शन में आई। बेंगलुरु से गैंगटॉक तक छापेमारी शुरू हुई। ईडी का तलाशी अभियान 24 घंटे बाद तक चलता रहा। सिक्किम के गैंगटॉक में जब ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का बड़ा सरगना दबोचा गया, तब ईडी की रेड खत्म हुई। सबसे बड़ी रेड के बाद ईडी की टीम ने जब जब्त रकम को गिनना शुरू किया तो होश उड़ गए, क्योंकि बरामद कैश करोड़ 2 करोड़ नहीं, करीब 12 करोड़ था। इसमें 1 करोड़ विदेशी मुद्रा के साथ 6 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी और 10 किलो चांदी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट के आरोप में जिसे हिरासत में लिया, वो भी कोई मामूली आदमी नहीं। ये कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट के विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी थे। केसी वीरेंद्र गैंगटॉक में कैसीनो डील करने पहुंचे थे, जहां उन्हें ईडी ने दबोच लिया। ईडी के मुताबिक केसी वीरेंद्र के गोवा में 5 कैसीनो पर भी तलाशी ली गई। केसी वीरेंद्र पर प्रवर्तन निदेशालय ने किंग 567, राजा 567, पपीज 003 और रत्ना गेमिंग जैसी ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट चलाने का आरोप लगाया। केसी वीरेंद्र की काली कमाई का हिसाब अदालत में लिया जा रहा है। ये सब कुछ मोदी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से मुमकिन हुआ है। पीएम मोदी ने 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त किया। 2022 में मोदी सरकार ने पीएमएलए नियमों में फिर बदलाव कर बैंक, फिनटेक और वर्चुअल करेंसी को भी कानूनी दायरे में ला दिया। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को छापेमारी, पूछताछ और संपत्ति जब्त करने की ताकत मिली। हर लेन देन के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर और रिपोर्टिंग जरूरी कर दी गई। काली कमाई और हवाला चैनलों को ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक लागू किए। पीएम मोदी ने गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप की दुकान भी एक झटके में बंद कर नई पीढ़ी को जुए की लत से उबारा है। धोखाधड़ी और फरेब से धन कुबेर बने भगोड़ों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का मिशन भी नरेंद्र मोदी ने चला रखा है। धन की तरह धर्म में धोखाधड़ी करने वालों को मोदी सरकार ने बेनकाब किया। इसके लिए पीएम मोदी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को सख्त बनाया, जिससे विदेशी फंड से चल रहे धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियों ने जांच कर हवाला और विदेशी फंडिंग के आरोपियों को पकड़ा। केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून सख्त किए। जो ये धर्मांतरण का धंधा है, इस पर जो है वो कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और ये धंधा जो है वो कई राज्यों में तो बहुत दिन और दूना रात चौगुना फल फूल रहा है। कई राज्यों ने इस दिशा में जो है वो कड़े कदम उठाए हैं, कड़े प्रयास किए हैं, और केंद्र की भी इसमें जो है वो फोर्सफुल हो, फंडेड हो, या जो है वो फ्रॉडलेंट इस तरह की जो वो है धन धोखा और धूर्तता के जरिए वो उस पर जो है वो कदम उठाने की प्राथमिकता केंद्र की रही है। भारतीय संस्कृति पर किसी तरह की चोट पीएम मोदी को बर्दाश्त नहीं। ये संदेश गोवंश की रक्षा से भी दिया गया। साल 2021 में बनारस में पीएम मोदी ने गोवंश पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया था। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं,
उनका जरा डोजियर तैयार करो। वरंगल के भद्रकाली मंदिर में पीएम ने गौ सेवा की थी। पुंगनूर नस्ल की गाय जब पीएम हाउस पहुंची थी तब उन्होंने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुशी जताई थी। प्रधानमंत्री ने बताया था कि उन्होंने नववत्सा का नाम दीप ज्योति रखा। पीएम मोदी गोवंश के संरक्षण में 2014 से ही लगे हैं। 2014 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया था, जिसका लक्ष्य देसी नस्ल की गायों का संरक्षण था। 2019 में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया। यह आयोग गायों से जुड़ी योजनाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। साथियों, गाय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रही है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। गो तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने सीमा सुरक्षा बल को निर्देश दिए, जिससे बांग्लादेश सीमा पर तस्करी पर रोक लग सकी। दुनिया की सबसे बड़ी सनातन संस्कृति का हिस्सा है और तब से जो है वो गो हत्या को लेकर के सबसे बड़ा पाप माना गया है और किसी भी धर्म में इसको जो है वो स्वीकार नहीं है। इसलिए जो है वो मोदी जी ने इस जब आने के बाद इसको प्राथमिकता के आधार पर डील किया है। पीएम ने नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए। मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू किया, जिससे कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए नागरिकों का डेटा सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया। 11 साल में सीमा से लेकर साइबर सुरक्षा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम किए जो किसी ने सोचे नहीं। समय से आगे की यही सोच तो नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बनाती है। राष्ट्र प्रेमी लीडर के हौसले ने ही भारत को ग्लोबल पावर बनाया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2014 से पहले देश में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। सेनाएं और शहीदों के परिवार राष्ट्रीय स्मारक की मांग 1950 से करते आ रहे थे। सरकारों ने भी कई बार प्रयास किए, योजनाएं बनी, जमीन तय हुई, डिजाइन भी बने। जैसे करगिल युद्ध के बाद अटल सरकार ने वॉर मेमोरियल की जरूरत को माना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा भी की, लेकिन मंत्रालयों के मतभेद से यह काम अटका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 3 साल के भीतर ऐतिहासिक स्मारक की सौगात देश को दी। स्पेशल सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए मास लीडर नरेंद्र मोदी का मैजिक।